अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे महान सम्राट एक समय दुनिया का सबसे क्रूर इंसान माना जाता था, एक ऐसा राजा जिसने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाया, जिसने एक पूरे राज्य को मौत के मैदान में बदल दिया और जिसकी वजह से एक नदी का पानी तक लाल हो गया, लेकिन फिर उसी इंसान ने तलवार फेंक दी, उसने युद्ध छोड़ दिया और इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया। यह कहानी है चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की, एक ऐसे सम्राट की जिसने पहले दुनिया को डर से झुकाया और फिर करुणा से जीत लिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कलिंग के युद्ध से नहीं होती। यह शुरुआत होती है उस समय से जब भारत टुकड़ों में बंटा हुआ था और पश्चिम से एक तूफान हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था। 326 ईसा पूर्व पश्चिम से आया एक युवा विजेता अपनी सेना के साथ सिंधु नदी पार करता है। उसका नाम था सिकंदर। उसकी सेना ने कई राज्यों को कुचल दिया। राजा पोरस के साथ भीषण युद्ध हुआ, लेकिन जीतने के बावजूद सिकंदर की सेना टूट चुकी थी। सैनिक थक चुके थे, वे भारत के अंदर और आगे बढ़ने से डरने लगे। आखिरकार सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, लेकिन जाते जाते वो भारत के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गया। अगर बाहर से आने वाली एक शक्ति इतने बड़े भूभाग को हिला सकती है, तो क्या छोटे छोटे भारतीय राज्य कभी सुरक्षित रह पाएंगे? उस समय मगध में नंद वंश का शासन था। उनकी सेना विशाल थी, लेकिन जनता उनसे नफरत करती थी। भारी गर्व, अत्याचार और घमंड ने लोगों को परेशान कर रखा था। और तभी इतिहास के मंच पर प्रवेश हुआ दो ऐसे लोगों का जिन्होंने भारत की दिशा बदल दी। एक आचार्य चाणक्य, दूसरा उनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं था, वह राजनीति का तूफान था। उसने प्रण लिया था कि वह नंद वंश को मिटाकर रहेगा। कहते हैं कि चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त में कुछ ऐसा देखा जो किसी और में नहीं था। एक साधारण लड़का, लेकिन आंखों में सम्राट बनने की आग। फिर शुरू हुआ वर्षों तक चलने वाला संघर्ष, रणनीति, युद्ध, जासूसी और राजनीति। आखिरकार लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत हुआ। पाटलिपुत्र पर मौर्य साम्राज्य का झंडा लहराया और भारत के पहले विशाल साम्राज्य का जन्म हुआ। लेकिन यह साम्राज्य दया से नहीं बना था, इसे बनाने में तलवारों का खून लगा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक ऐसा प्रशासन बनाया जो बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही कठोर भी। हर जगह जासूस, हर जगह निगरानी, हर विरोध का निर्मम अंत। फिर चंद्रगुप्त की नजर पश्चिम पर गई, जहां सिकंदर के सेनापति अब भी भारतीय इलाकों पर कब्जा जमाए बैठे थे। लगभग 305 ईसा पूर्व में उसका सामना हुआ सेल्यूकस निकेटर से, जो सिकंदर के सबसे ताकतवर उत्तराधिकारियों में से एक था। युद्ध हुआ और इस बार जीत भारत की हुई। सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी, कुछ इलाके मौर्यों को देने पड़े। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी दिए, जिन्होंने बाद में पश्चिम के युद्धों में इतिहास बदल दिया। इसी संधि के बाद यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया और उसने जो देखा वो दुनिया को चौंकाने वाला था। उसने लिखा कि पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। विशाल दीवारें, दर्जनों द्वार, सैकड़ों प्रहरी टावर और ऐसे महल जिनकी तुलना बेबीलोन से की जा सकती थी। यही था वह साम्राज्य जहां आगे चलकर जन्म लेने वाला था इतिहास का सबसे रहस्यमयी सम्राट। लगभग 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने अचानक सिंहासन छोड़ दिया। कहते हैं कि वह सब कुछ त्याग कर जैन भिक्षु बन गया और दक्षिण भारत चला गया। सत्ता अब उसके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आई। यूनानी लेखक उसे अमित्रघात कहते थे, यानी शत्रुओं का संहार करने वाला। बिंदुसार ने साम्राज्य को संभाला, उसका विस्तार किया, लेकिन मौर्य महल के अंदर एक और युद्ध धीरे धीरे जन्म ले रहा था, सिंहासन का युद्ध। यहां कोई नियम नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। राजा वही बनता था जो सबसे ताकतवर हो, सबसे चालाक हो और जरूरत पड़े तो सबसे क्रूर भी। महल के अंदर हर राजकुमार दूसरे को शक की नजर से देखता था। हर कोई जानता था कि सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता अपने ही भाइयों के खून से होकर जा सकता है। इसी माहौल में लगभग 304 ईसा पूर्व जन्म हुआ अशोक का। लेकिन अशोक कोई पसंदीदा राजकुमार नहीं था। उसके पिता का स्नेह बड़े बेटे सुसीम पर था। सुसीम सुंदर था, लोकप्रिय था और भविष्य का राजा माना जाता था। वहीं अशोक उपेक्षित था। किंवदंतियां कहती हैं कि उसकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया जाता था। उसकी त्वचा खुरदरी थी, स्वभाव गुस्सैल था और दरबार में उसे ज्यादा महत्व नहीं मिलता था। लेकिन कभी कभी उपेक्षा इंसान को तोड़ती नहीं,
उसे खतरनाक बना देती है। अशोक ने समझ लिया था कि उसे सम्मान विरासत में नहीं मिलेगा, उसे छीनना पड़ेगा। जहां सुसीम दरबार की राजनीति में व्यस्त था, वहीं अशोक खुद को युद्ध और प्रशासन में मजबूत बना रहा था। वो तलवार चलाना सीख रहा था, रणनीति सीख रहा था, लोगों को पढ़ना सीख रहा था और धीरे धीरे वो अपने भाइयों से अलग दिखने लगा। कहा जाता है कि अशोक के जन्म के समय एक भविष्यवाणी भी हुई थी। एक संत ने कहा था, ये बालक या तो दुनिया का महान विजेता बनेगा या महान भिक्षु। शायद उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इतिहास जानता था ये भविष्यवाणी सच होने वाली है। बीतता गया, अशोक बड़ा होता गया और उसकी प्रतिभा को अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। वो सिर्फ योद्धा नहीं था, वो बेहद तेज दिमाग वाला प्रशासक भी था। आखिरकार बिंदुसार ने उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। लगभग 286 ईसा पूर्व में अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया। यह कोई साधारण पद नहीं था। उज्जैन व्यापार का केंद्र था, साम्राज्य की धड़कन था। बहुत से लोग सोचते थे कि बिंदुसार अशोक को राजधानी से दूर भेजकर कमजोर कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही फैसला अशोक को और शक्तिशाली बना देगा। उज्जैन पहुंचते ही अशोक ने अपनी क्षमता साबित करनी शुरू कर दी। उसने विद्रोह दबाए, व्यापार मार्ग सुरक्षित किए, अपराधियों को कुचल दिया। उसका शासन कठोर था, लेकिन प्रभावी भी। धीरे धीरे पाटलिपुत्र तक खबरें पहुंचने लगी कि उपेक्षित राजकुमार असाधारण साबित हो रहा है। इसी दौरान विदिशा में उसकी मुलाकात हुई देवी नाम की एक युवती से। वो किसी शाही परिवार से नहीं थी, एक व्यापारी की पुत्री थी, लेकिन वही आगे चलकर अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली थी। देवी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी और पहली बार अशोक का सामना बुद्ध की शिक्षाओं से हुआ। दोनों ने विवाह किया और उनसे 2 संतानें हुई, महेंद्र और संघमित्रा। उस समय किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर यही दोनों बच्चे बौद्ध धर्म को दुनिया तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी अशोक के जीवन में शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। लगभग 275 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम में तक्षशिला में भयंकर विद्रोह भड़क उठा। स्थिति इतनी खराब हो गई कि मौर्य साम्राज्य की पकड़ वहां कमजोर पड़ने लगी। सबसे पहले भेजा गया सुसीम को, लेकिन वो असफल रहा। उसकी कठोरता ने विद्रोह और बढ़ा दिया। तक्षशिला के लोग उससे नफरत करने लगे। अब बिंदुसार के पास एक ही विकल्प बचा था, अशोक। राजधानी से आदेश आया, तुरंत तक्षशिला जाओ और विद्रोह शांत करो। अशोक समझ गया, यह सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह मौका है खुद को पूरे साम्राज्य के सामने साबित करने का। वो अपनी सेना लेकर तक्षशिला की ओर बढ़ा और यहीं से शुरू हुआ वह सफर जो आगे चलकर उसे चंड अशोक बनाने वाला था। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती प्रांत, व्यापार का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, लेकिन अब विद्रोह की आग में जलता हुआ एक शहर। राजकुमार सुसीम वहां असफल हो चुका था। जिसे भविष्य का सम्राट माना जाता था, वही अपने ही लोगों का विश्वास हार गया था। और अब मौर्य साम्राज्य की आखिरी उम्मीद बनकर आ रहा था वो राजकुमार जिसे कभी दरबार में गंभीरता से नहीं लिया गया, अशोक। लेकिन तक्षशिला पहुंचने से पहले ही उसके मन में एक बात साफ थी, यह सिर्फ विद्रोह को दबाने का अभियान नहीं है, यह सिंहासन की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। जैसे जैसे उसकी सेना आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके अंदर वर्षों की उपेक्षा, अपमान और महत्वाकांक्षा एक ज्वालामुखी की तरह फूट रही थी। जब अशोक तक्षशिला पहुंचा तो वहां का माहौल भय से भरा हुआ था। सड़कों पर तनाव था, लोग शाही सेना से नफरत करते थे। लेकिन यहां इतिहास 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाता है। कुछ बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि तक्षशिला के लोगों ने अशोक का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हमें सम्राट से नहीं, सुसीम और उसके भ्रष्ट मंत्रियों से समस्या थी। लेकिन दूसरी कथाएं कुछ और कहती हैं। वे बताती हैं कि अशोक तक्षशिला में तूफान की तरह घुसा। उसने विद्रोह को दबाया नहीं, कुचल दिया। जो भी उसके सामने आया खत्म कर दिया गया। हर विरोधी को ऐसा दंड मिला कि भविष्य में कोई दोबारा विद्रोह करने की हिम्मत ना कर सके। सच्चाई चाहे जो भी रही हो, परिणाम एक ही था। तक्षशिला शांत हो गया और पूरे साम्राज्य में एक ही नाम गूंजने लगा, अशोक। अब वो सिर्फ एक उपेक्षित राजकुमार नहीं था, वह एक विजेता था, एक ऐसा सेनापति जिसने वहां सफलता पाई जहां सिंहासन का उत्तराधिकारी असफल हो गया था। यहीं से शुरू हुई दोनों भाइयों के बीच असली दुश्मनी। सुसीम समझ चुका था
कि सबसे बड़ा खतरा अब कोई बाहरी शत्रु नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। उधर पाटलिपुत्र में भी दरबार बंटने लगा था। कुछ मंत्री अब सुसीम की जगह अशोक को बेहतर विकल्प मानने लगे थे और उन्हीं में से एक था राधागुप्त, एक बेहद चालाक और दूरदर्शी मंत्री। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि सुसीम घमंडी है, कमजोर है और अगर वह राजा बना तो साम्राज्य टूट सकता है, जबकि अशोक भले ही कठोर था लेकिन साम्राज्य को संभालने की क्षमता रखता था। इसी बीच लगभग 272 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से एक खबर आई जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। सम्राट बिंदुसार मृत्युशैया पर थे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि अगला राजा कौन बनेगा, सवाल यह था कि सिंहासन पाने के लिए कितना खून बहेगा। मौर्य महल अब युद्ध भूमि बन चुका था। एक तरफ सुसीम का गुट था, पुराने मंत्री, दरबार के प्रभावशाली लोग और वे सभी जो उसे कानूनी उत्तराधिकारी मानते थे। दूसरी तरफ धीरे धीरे अशोक का समर्थन बढ़ रहा था। राधागुप्त समझ चुका था कि अगर सुसीम पहले राजधानी पहुंच गया तो अशोक कभी राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने एक खतरनाक चाल चली। कहते हैं कि जैसे ही बिंदुसार की हालत बिगड़ी, राधागुप्त ने गुप्त रूप से अशोक को राजधानी बुला लिया। फिर सेना के सामने घोषणा कर दी गई कि सम्राट की बीमारी के दौरान राजकुमार अशोक साम्राज्य के कार्य संभालेंगे। बस यही वो क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक राजधानी की सेना, खजाना और प्रशासन अशोक के नियंत्रण में आ गया। जब तक ये खबर तक्षशिला में बैठे सुसीम तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। सुसीम आग बबूला हो गया। वो अपनी सेना लेकर पाटलिपुत्र की ओर दौड़ा। उसे विश्वास था कि वो आसानी से अशोक को कुचल देगा, लेकिन अब सामने वही पुराना उपेक्षित भाई नहीं था। अब सामने एक अनुभवी सेनापति था जिसके पास राजधानी की पूरी ताकत थी। और फिर शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य का सबसे खूनी गृह युद्ध। इतिहास इस युद्ध के बारे में बहुत कम बताता है, लेकिन एक तथ्य बहुत कुछ कह देता है। अशोक अपने रास्ते में आने वाले हर दावेदार को खत्म कर रहा था। बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश तो यहां तक दावा करते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था। हो सकता है ये संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि सत्ता के लिए भयानक रक्तपात हुआ था। यहीं से जन्म हुआ चंड अशोक का, एक ऐसा नाम जिससे लोग कांपते थे। लेकिन सबसे भयावह अंत हुआ सुसीम का। किंवदंती कहती है कि जब सुसीम अपनी सेना के साथ महल के पास पहुंचा तो अशोक और राधागुप्त पहले से तैयार थे। उन्होंने महल के पास एक गहरी खाई खुदवाई। उसे जलते हुए कोयलों से भर दिया गया, फिर ऊपर से मिट्टी और पत्तों से ढक दिया गया। सुसीम गुस्से में अंधा हो चुका था। उसे सिर्फ महल में घुसना था और अशोक को मारना था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, जमीन उसके नीचे से टूट गई और अगले ही पल मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी जलते हुए कोयलों में गिर चुका था। उसकी चीखें महल की दीवारों में गूंज उठी और उसी आग में खत्म हो गया अशोक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। अब रास्ता साफ था। लगभग 248 ईसा पूर्व में अशोक का भव्य राज्याभिषेक हुआ। वह अब आधिकारिक रूप से मौर्य साम्राज्य का सम्राट था। उसने देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधियां धारण की, लेकिन जनता उसे किसी और नाम से जानने लगी थी। चंड अशोक, क्रूर अशोक, और सच कहें तो यह नाम गलत भी नहीं था। सिंहासन मिलने के बाद उसकी क्रूरता और बढ़ गई। अब वह सिर्फ दुश्मनों को नहीं, डर को शासन का हथियार बना रहा था। वह चाहता था कि कोई उसके खिलाफ सोचने की भी हिम्मत ना करे। इसी दौरान एक भयावह किंवदंती जन्म लेती है। कहते हैं कि अशोक ने पाटलिपुत्र के बाहर एक यातना गृह बनवाया था। बाहर से वह एक सुंदर महल जैसा दिखता था, लेकिन अंदर वह नरक था। उसका जल्लाद था गिरिक। उसे आदेश था कि जो भी अंदर आए जिंदा वापस ना जाए। उबलता तेल, नुकीले शूल, यातना देने वाली मशीनें। कहते हैं कि वहां इंसानों को असहनीय दर्द दिया जाता था। और सबसे डरावनी बात, किंवदंतियां कहती हैं कि कभी कभी अशोक खुद वहां जाकर लोगों को तड़पते हुए देखता था। इतिहासकारों को इस नरक का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन एक बात साफ है, अशोक की छवि इतनी भयावह बन चुकी थी कि लोग उसके बारे में ऐसी कहानियां गढ़ने लगे थे। उसके शासन के शुरुआती साल डर और आतंक से भरे हुए थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभी एक ऐसा युद्ध होना बाकी था जो न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी खत्म करेगा, बल्कि खुद चंड अशोक को भी खत्म कर देगा। 2600 ईसा पूर्व के आसपास अशोक लगभग पूरे भारत का स्वामी बन चुका था।
हिमालय से लेकर दक्कन तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, सब उसके अधीन था, सिवाय एक राज्य के, कलिंग, आज का ओडिशा। एक छोटा लेकिन बेहद समृद्ध और स्वाभिमानी राज्य। कलिंग सिर्फ जमीन से शक्तिशाली नहीं था, उसकी असली ताकत थी उसका समुद्री व्यापार। उसके बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया तक जुड़े हुए थे। सोना, मसाले, हाथी, रत्न सब वहां से गुजरते थे। और सबसे बड़ी बात, कलिंग ने कभी मौर्य साम्राज्य के सामने सिर नहीं झुकाया। चंड अशोक के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती नहीं थी, ये उसके अहंकार पर चोट थी। वो खुद को चक्रवर्ती सम्राट कहलवाना चाहता था, और जब तक कलिंग स्वतंत्र था, उसका सपना अधूरा था। फिर एक दिन पाटलिपुत्र से कलिंग के लिए संदेश भेजा गया, मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करो या विनाश के लिए तैयार हो जाओ। कलिंग ने झुकने से इनकार कर दिया, और उसी पल तय हो गया, इतिहास का सबसे भयावह युद्ध होने वाला है।